बच्चों, कल हम लोगों ने जल के विषय में उसके रासायनिक गुण और उपयोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मृदु जल एवं कठोर जल। तो सबसे पहले कठोर जल को लेते हैं। अब इसके बारे में समझें कि वह प्राकृतिक जल जिसमें साबुन पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता, कठोर जल कहलाता है। समझ में आ गया? अब इसकी परिभाषा आप लोग समझें क्या था कि वह प्राकृतिक जल जिसमें साबुन पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता, कठोर जल कहलाता है। कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट क्लोराइड, सल्फेट आदि लवण घुले रहते हैं। तो कठोर जल में है क्या? कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट हैं, क्लोराइड हैं, सल्फेट हैं। इसके अलावा अन्य लवण भी होते हैं। ये सब जल में घुले रहते हैं। जल में उपस्थित ये लवण साबुन से क्रिया कर एक अविलेय यौगिक बनाते हैं। इसी कारण साबुन का अधिकांश भाग जल में उपस्थित लवणों से क्रिया करने में व्यर्थ हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। अब इसकी क्या क्रियाएं हैं ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं। आप लोग क्रियाओं को देखें कि क्या क्रिया हो सकती है। हमको साबुन का सूत्र याद रखना है। सोडियम स्टीयरेट होता है C17H35COO Na। यह है सोडियम स्टीयरेट साबुन। ठीक है। हमें इसकी क्रिया कैल्शियम सल्फेट से करानी है। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो इसलिए हम इसके यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब इसके 2 Na यहाँ से और एक SO4 यहाँ से, इनको निकाल के बाहर कर लेते हैं। ये है अविलेय लवण, Na2SO4। Na2, इसको काट के सही लिखते हैं। ये बना Na2SO4 प्लस ये कैल्शियम इससे लग जाएगा, तो C17H35COO का होल ट्वाइस Ca। ये है अविलेय लवण, जिसे हम कहेंगे कैल्शियम स्टीयरेट। अब ये आयनित नहीं हो पाता है, ये अवक्षेप बन गया। ठीक इसी प्रकार से अगर हम सोडियम पामिटेट लें, ये भी साबुन में ही होता है, इसको भी साबुन कहेंगे C15H31COO Na। नाम है सोडियम पामिटेट, ये भी साबुन है। इसकी क्रिया हम अगर CaCl2 से करा रहे हैं या MgCl2 से करा रहे हैं, तो 2 Na 2 Cl, ये निकलेंगे 2 NaCl। अब क्या बनेगा? C15H31COO का होल ट्वाइस Ca। ये है कैल्शियम पामिटेट। तो ये भी अवलेय है, यानी अवक्षेप बन गया। इतना आपको समझ में आ गया? अब इसके बाद आते हैं दूसरे प्रकार के जल में, जिसे हम कहेंगे मृदु जल।
या सॉफ्ट वाटर। अब हम इसमें क्या कह सकते हैं कि वह जल जो साबुन के साथ आसानी से पर्याप्त मात्रा में झाग दे देता है, मृदु जल कहलाता है। इसमें Mg यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट व क्लोराइड्स आदि लवण नहीं घुले होते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको मृदु जल और कठोर जल के बारे में बताया। अब हमें इन दोनों में अंतर करना है। तो अंतर के लिए अब हेडिंग डालेंगे बच्चों सब लोग, कठोर जल तथा मृदु जल में अंतर। दो हिस्से बना लेंगे आप लोग। पहले हिस्से में लिखेंगे कठोर जल और बाद वाले में लिखेंगे मृदु जल। हम एक एक पॉइंट शॉर्टकट में लिखेंगे, आप लोग बच्चों कंप्लीट करके लिखना, ठीक है। यह है साबुन के साथ सरलता से झाग नहीं देता। समझ में आया? हमने जो बोला है कंप्लीट बोला है, लेकिन लिखा बहुत छोटा सा है, इसलिए आप लोग पूर्ण रूप से लिखेंगे, सुन के लिखेंगे कि यह साबुन के साथ सरलता से झाग नहीं देता और यह साबुन के साथ सरलता से झाग देता है। क्लियर हो गया? दूसरा, इसके प्रयोग से बॉयलर जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, हम फिर से बोल रहे हैं, इसके प्रयोग से बॉयलर जल्दी खराब हो जाते हैं और इसके प्रयोग से बॉयलर जल्दी खराब नहीं होते, जल्दी खराब नहीं होते। फिर तीसरा है, यह मृदु जल की तुलना में पीने में अधिक लाभदायक है। यानी पीने के लिए कठोर जल लाभदायक होता है, जबकि यह पीने के लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि इसमें Ca व Mg के लवण नहीं होते। समझ में आ गया? हम फिर से बोल रहे हैं कि कठोर जल मृदु जल की तुलना में पीने में अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। यह पीने के लिए लाभदायक नहीं होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले नहीं होते हैं। फिर अगला है, इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, क्लोराइड्स आदि लवण घुले रहते हैं और इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण नहीं घुले रहते।
तो इस प्रकार से ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। क्या बताया हमने, फिर से एक एक पॉइंट हम बोल लेते हैं कि यह कठोर जल में यह साबुन के साथ सरलता से झाग नहीं देता और यह साबुन के साथ सरलता से झाग दे देता है। इसके प्रयोग से बॉयलर जल्दी खराब हो जाते हैं और इसके प्रयोग से बॉयलर जल्दी खराब नहीं होते। यह मृदु जल की तुलना में पीने के लिए अधिक लाभदायक होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। यह पीने के लिए लाभदायक नहीं होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण नहीं घुले रहते। फिर इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट आदि लवण घुले रहते हैं, जबकि मृदु जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण नहीं घुले रहते। इतना समझ में आ गया सबको? अब बच्चों पढ़ेंगे जल की कठोरता के प्रकार। तो ये दो प्रकार की कठोरता होती है। दो प्रकार की कठोरता में सबसे पहले लेते हैं अस्थायी कठोरता, जिसे हम कहेंगे टेम्परेरी हार्डनेस। अस्थायी कठोरता तो ये कैसे होती है, इसको समझें कि यह जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स लवणों के कारण होती है। इस प्रकार की कठोरता जल को उबालने से या चूना डालने से या सोडियम कार्बोनेट मिलाकर उबालने से दूर हो जाती है, क्योंकि Ca व Mg के बाइकार्बोनेट इनसे क्रिया कर कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो अस्थायी कठोरता क्यों होती है? यह जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवणों के कारण होती है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसमें इसकी कुछ क्रियाएं लिख दें। कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो इसमें से बनेगा CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। इतना समझ में आ गया? ठीक इसी प्रकार से अगर हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लेते हैं और इसको गर्म करते हैं तब भी मैग्नीशियम कार्बोनेट H2O प्लस CO2 बनेगा। यदि हम इसे चूने के पानी के साथ क्रिया कराएं तो क्या होगा, ये देखें। Ca हम यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, HCO3 का होल ट्वाइस है, इसको हमने खोल लिया। इतना समझ में आ गया? और CaOH का होल ट्वाइस है तो इसको भी हमने खोल लिया। ये एक Ca, दो Ca और ये दो CO3 हम यहाँ से निकाल लेते हैं 2CaCO3, ये अवक्षेपित हो जाएगा। अब एक OH इधर, एक H इधर, एक OH इधर, एक H इधर, ये कुल मिला के बनेगा 2H2O। हो गया। अब इसके बाद आते हैं दूसरा, स्थायी कठोरता। स्थायी यानी परमानेंट हार्डनेस। स्थायी कठोरता में क्या है कि यह जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम के
सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स लवणों के कारण होती है। स्थायी कठोरता उबालने से या चूना डालने से दूर नहीं होती। इसे दूर करने के लिए निम्न विधियां प्रयुक्त होती हैं। अब वो कौन कौन सी विधियां हैं इसको समझेंगे। सबसे प्रमुख विधि जो है वो है सोडियम कार्बोनेट द्वारा। पहला है सोडियम कार्बोनेट द्वारा। तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर उबालने से कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण अवक्षेपित हो जाते हैं। अब इसकी रिएक्शन को देखेंगे कि CaCl2 प्लस Na2CO3 ये क्या निकलेगा 2NaCl प्लस CaCO3 ये अवक्षेप बना। इसी प्रकार से MgCl2 प्लस Na2CO3 ये निकालेंगे 2NaCl प्लस MgCO3 ये अवक्षेप बना। कैल्शियम सल्फेट ले लें और सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराएं। ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस CaCO3। इसी प्रकार से MgSO4 प्लस Na2CO3 ये क्रिया आप लोग कराएं। ऐसे ही कैल्शियम नाइट्रेट ले लें CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस Na2CO3 इनसे क्रिया कराएंगे तो 2NaNO3 प्लस CaCO3 बच गया, ये अवक्षेपित हो जाएगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम नाइट्रेट ये क्रिया आप लोग कराएं और देखें क्या बनेगा, ये 2NaNO3 MgCO3 बन जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब दूसरी विधि है, इसे कहते हैं जियोलाइट विधि द्वारा। तो बच्चों हम यहां पर या हम इसको परम्यूटेड विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, हम यहां बोल रहे हैं, आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो परम्यूटेड या सोडियम जियोलाइट, परम्यूटेड या सोडियम जियोलाइट है क्या, इसको समझना है। सोडियम जियोलाइट सोडियम और एल्युमिनियम के सिलिकेटों से प्राप्त एक ठोस संकर पदार्थ होता है जिसको Na2Al2Si2O8.XH2O जिसे हम कहेंगे सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट या Na2Z से लिखते हैं। हम फिर से बोल दें, परम्यूटेड या सोडियम जियोलाइट सोडियम और एल्युमिनियम के सिलिकेटों से प्राप्त एक ठोस संकर पदार्थ होता है। इसको Na2Al2Si2O8.XH2O या Na2Z से लिखते हैं। कठोर जल को सोडियम परम्यूटेड या जियोलाइट युक्त कॉलम से या स्तंभ से प्रवाहित करने पर कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन सोडियम जियोलाइट के सोडियम आयन द्वारा
विनिमयित हो जाते हैं। और इस प्रकार से हम यहाँ क्रिया दे रहे हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, कठोर जल को सोडियम परम्यूटेट या जियोलाइट से भरे स्तंभ से प्रवाहित करने पर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन सोडियम आयन द्वारा विनिमयित हो जाते हैं। तो ये क्रिया लिख देंगे, Na2SO4 प्लस CaZ। देखो यहाँ पर Z Ca के साथ लग गया, ठीक है। Na और Ca एक दूसरे की जगह पे आ गए, इसे कहेंगे विनिमय, ठीक है। विनिमय अब क्रिया ये हो गई, इतना समझ में आ गया। इस प्रकार जल कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से मुक्त हो जाता है। प्राप्त ठोस जो स्तंभ में भरा था उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम परम्यूटेट हो जाता है। और इसकी क्रिया हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको वापस सही कर सकते हैं कि कैल्शियम या मैग्नीशियम परम्यूटेट की क्रिया NaCl के सांद्र विलयन से कराने पर, ये NaCl का सांद्र विलयन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा पुनः सोडियम जियोलाइट। हो गया। तो सोडियम या पोटेशियम परम्यूटेट पर नहीं, कैल्शियम या मैग्नीशियम परम्यूटेट पर NaCl के सांद्र विलयन की क्रिया कराने पर सोडियम जियोलाइट पुनः प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम सोडियम जियोलाइट का बार बार प्रयोग कर जल की स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से ये जल के जो कठोर और मृदु जल थे वो आपके पूर्ण हुए।